हेलो स्टूडेंट्स, यह बीए भाग थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है। पेपर फर्स्ट में आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पूर्व वाले चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतरक्षेत्रीय व्यापार की अवधारणा से अवगत हो चुके हैं, जिससे यह साबित हुआ था कि व्यापार आर्थिक प्रगति का एक बड़ा स्रोत है। घरेलू व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय कर उत्पादन वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, उत्पादन के पैमाने में विस्तार तथा लागत में कमी से घरेलू व्यापार, विदेशी व्यापार को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, इसमें जैसा कि आपको ध्यान होगा, सेकेंड ईयर में आपका इकोनॉमिक्स में दूसरा पेपर था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, जिसमें आपने मणिकवादियों के विचार विस्तार से पढ़े थे। मणिकवादियों के विचार 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्रस्तुत किए गए थे। मणिकवादियों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को निर्यात अधिक तथा आयात कम करने चाहिए। उस समय शक्तिशाली राष्ट्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया कि शक्तिशाली राष्ट्र वह माना जाएगा जो अत्यधिक स्वर्ण का संग्रह करेगा। यह विचारधारा आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती थी और व्यापार पर प्रतिबंध के लिए प्रोत्साहित करती थी। वर्तमान में उक्त विचार गैर प्रासंगिक है। मणिकवाद के विरोध में ही प्रतिष्ठित विचारधारा का उदय हुआ। वर्तमान में राष्ट्र की जो संपन्नता होती है वह उपलब्ध मानवीय पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी ज्ञान पर निर्भर होती है, न कि केवल स्वर्ण के संग्रह पर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक भिन्न रूप में प्रस्तुत किया, परंतु वर्तमान में भी हम देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों में जब मंदी होती है और बढ़ती हुई बेरोज़गारी के कारण अनेक बार आर्थिक राष्ट्रवाद पनपने लगता है, उसके समर्थक सामने आते हैं। जिस प्रकार अमेरिका में आपने अक्सर देखा होगा कि सरकार की नीतियाँ इस प्रकार की होती हैं कि विदेशों से जो नागरिक आए हैं वो अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं अथवा नौकरी, उनका विरोध किया जाए। इसी प्रकार भारत में आपने जब चाइना से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं तो राजनीतिक संबंध खराब होने का दुष्प्रभाव व्यापारिक संबंधों पर पड़ता है और चीनी सामान के बहिष्कार का आंदोलन देश में जोर पकड़ने लगता है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का वर्णन एडम स्मिथ ने किया। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। यह सब न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं। 1776 में एडम स्मिथ की प्रमुख पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का प्रमुखता से प्रतिपादन किया गया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में हम एडम स्मिथ के अलावा डेविड रिकार्डो और जे.एस. मिल को शामिल करते हैं। इन्होंने स्वतंत्र व्यापार एवं अहस्तक्षेप की नीति, जिसको कहते हैं लेसेस फेयर, का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बाजार की शक्तियों से मांग व पूर्ति से कीमत का निर्धारण होता है और उसी से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यह हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड या पब्लिक फाइनेंस और ये जो ग्रोथ का आपका इस थर्ड ईयर में जो पेपर है, यह माइक्रो और मैक्रो में जो आप अवधारणाएं पढ़कर आ चुके हैं उसी का एप्लीकेशन है। तो इस पेपर को पढ़ने में आप ये अनुभव करेंगे कि कई बार आपने माइक्रो में जो पढ़ा था वह नॉलेज काम आएगी तथा कई बार मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणाएं दोबारा रिपीट होंगी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और सभी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए मांग और पूर्ति की शक्तियों के अनुसार कीमत निर्धारण हो, उसी के अनुसार कार्य करें।
एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया और रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक विकसित सिद्धांत अर्थशास्त्र में सबके सम्मुख रखा। व्यापार से लाभ। व्यापार से जो लाभ होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्थैतिक लाभ तथा गत्यात्मक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से उत्पादन, उपभोग, आय, जीवन स्तर, रोजगार में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्थैतिक लाभ कहलाते हैं। गत्यात्मक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन प्रक्रिया और तकनीक में सुधार होता है, जिससे भविष्य में विशिष्टीकरण को और बढ़ावा मिलता है और देश को दीर्घकालिक लाभ होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अप्रत्यक्ष या गत्यात्मक लाभ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहला लाभ है, नोट कीजिए, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। दक्षता के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय में श्रम विभक्त होता है, इससे विशिष्टीकरण होता है। स्मिथ के अनुसार कोई भी समझदार व्यक्ति अथवा राष्ट्र यदि बाजार में वस्तु सस्ती मिल रही है तो उसे स्वयं नहीं बनाएगा। कोई भी व्यक्ति जितनी उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सबको स्वयं नहीं बना सकता। वो किसी एक काम में पारंगत होता है, एक श्रम को, एक व्यवसाय को चुन लेता है और उसमें विशिष्टीकरण को प्राप्त करता है तथा जो इनकम होती है उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। जैसे एक दर्जी स्वयं कपड़े बनाता है परंतु जूते वह मोची से प्राप्त करता है, स्वयं जूते नहीं बनाता। इसी प्रकार मोची जूते खुद बनाता है परंतु कपड़े वह दर्जी से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार समाज में परस्पर निर्भरता होती है, इसी से व्यापार का जन्म होता है। रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा बिंदु है लाभ का, साधनों की कार्यकुशलता में वृद्धि। व्यापार उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। अहस्तक्षेप की नीति के कारण लाभ के लिए कार्य किया जाता है। यदि घरेलू उत्पादन घरेलू उपभोग से ज़्यादा होता है तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है और यदि घरेलू उत्पादन घरेलू उपभोग से कम होता है तो आयात किया जाता है। विशिष्टीकरण जब होता है तो उससे कार्यकुशलता बढ़ती है और अधिक उत्पादन होता है, जिससे अधिक व्यापार होता है जो भविष्य में और विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। प्रत्येक देश अपने साधन तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु में लगाकर निर्यात करके पहले लाभ कमाता है तथा जिस वस्तु की उत्पादन लागत अधिक होती है उसका सस्ता आयात करके लाभ प्राप्त करता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि व्यापार से पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूर्व कपड़ा एक वस्तु है जिसकी कीमत अमेरिका में अधिक है 10 रुपये प्रति इकाई और भारत में यदि 4 रुपये है, क्योंकि भारत में श्रम लागत सस्ती है। तो कपड़े की व्यापार के पश्चात कीमत का निर्धारण 6 रुपये पर हो सकता है। भारत कपड़े का अधिक उत्पादन करके 6 रुपये पर उसका निर्यात करेगा, जबकि अमेरिका 10 रुपये से कम होने के कारण 6 रुपये में सस्ता कपड़ा मिल रहा है उसका आयात करेगा। इससे दोनों देशों को लाभ होगा। व्यापार में उत्पादन, कीमत, उपभोग में लाभदायक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र प्रतियोगिता को बढ़ावा। आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूर्ण प्रतियोगिता, स्वतंत्र प्रतियोगिता को पढ़ा है। यह अर्थव्यवस्था में एक आदर्श की स्थिति होती है। पूर्ण व स्वतंत्र प्रतियोगिता से एकाधिकार पर नियंत्रण लगता है, लागत में कमी होती है, उपभोक्ता को लाभ होता है। 1991 से भारत में एलपीजी को अपनाया गया। विश्व के कई देशों में 1980 के दशक से वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। एलपीजी को अपनाने से जीवन स्तर और रोज़गार का विकास हुआ। भारत में एकाधिकार का अंत हुआ। अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में, व्यापार में विदेशी कंपनियां आई, जिस कारण
उपभोक्ताओं के सामने जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, फ़ोन इत्यादि में अनेक विकल्प उपलब्ध हुए, जिससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा हुआ। स्थैतिक लाभ में लास्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। आपने ये देखा होगा कि राजनीतिक संबंध के साथ साथ राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे देशों की यात्रा करते हैं तो वह दोनों देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अनेक समझौते करते हैं, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हो। इसीलिए विभिन्न देश, पड़ोसी देश G20, अंकटाड, यूरोपीय संघ, सार्क इत्यादि संगठनों का निर्माण करते हैं, जिससे व्यापार में जो प्रतिबंध चल रहे हैं उनको न्यूनतम किया जाए और व्यापार को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए। धन्यवाद।